लगातार पहले आपको बोला गया था कि आपकी क्लासें पहले मिल जाएगी, परंतु समय के अभाव में आपकी क्लासें नहीं मिल पाई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले बोर्ड क्लास होने के लिए क्लास 10th को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसा मेरा भी मानना था और बाकी वाले विद्यार्थी भी ऐसा कह रहे हैं। तो आज सबसे पहले हिस्ट्री का अपन सबसे फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पहले करवा दूंगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी पर बात करेंगे। और इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ है भी नहीं, नॉर्मल 5 चैप्टर है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसको नहीं होगा तो मैं बाद में करवा दूंगा लास्ट तक। फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो बात करते हैं ये राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके बाद उदय की बात करेंगे। यूरोप में, भारत में, अमेरिका में, जहाँ कहीं जहाँ जहाँ अपने चैप्टर में है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी ऐसा एक भूभाग जिसके किसी भावनाओं के माध्यम से, किसी प्रतीकों के माध्यम से लोग आपस में जुड़े रहे तथा वो अपनत्व प्रतीत करे, वहाँ पर उस भावनाओं को कहा जाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र माने एक ऐसे भूभाग के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करना। तो सबसे पहले यह यूरोप के अंदर कैसे आया, क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। एक फ्रांस का चित्रकार हुआ करते थे जिसका नाम था फ्रेडरिक सरियू। उन्होंने 1848 में 1848 के आसपास एक काल्पनिक चित्र बनाया। जो चित्र आपके यहाँ पर दिया हुआ है वो वास्तविक चित्र नहीं है, एक चित्रकार ने अपनी कल्पना के माध्यम से बनाया। जिस प्रकार से एक कवि कल्पना के माध्यम से अपनी कविता लिखता है, उसी प्रकार यहाँ पर यह चित्र जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बनाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो यूरोप है, इसने यूरोप के साथ अमेरिका को भी साथ में इंक्लूड किया कि मैं एक ऐसी आशा करता हूँ कि पूरा यूरोप एक साथ रहे, सब में आपस में एक ऐसी संधि हो जिस संधि के माध्यम से, अलायंस के माध्यम से लोग आपस में जुड़े रहे, सब मानवता की भावना हो और लोग आपस में इस प्रकार से राजतांत्रिक नहीं जनतांत्रिक हिसाब से जुड़े रहे। उन्होंने टोटल 4 चित्र बनाए, उनमें से एक चित्र आपके यहाँ पर दिया हुआ है। चित्र का वर्णन क्या है उस बारे में बात करते हैं। तो उसने कैसे चित्र के माध्यम से कैसी शासन व्यवस्था की कल्पना की थी, जनतांत्रिक, सामाजिक, गणतंत्र। अब आप कहोगे सर गणतंत्र क्या होता है, बाकी पहले तो ये समझाओ। तो गणतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश का, किसी भी शासन व्यवस्था का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो राजतंत्र नहीं होना चाहिए। गणतंत्र माने कि उसको जो हेड होता है उसका चुनाव होना चाहिए लोगों के द्वारा। जैसे मैं इसका थोड़ा सा बात करूं कि इस समय वर्तमान में भारत के अंदर भारत का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो राष्ट्रपति का कहीं न कहीं लोगों द्वारा चुनाव किया जाता है, इसीलिए भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है। उसी प्रकार ब्रिटेन का जो हेड होता है वो वहाँ की महारानी है, सॉरी महाराजा है, पहले महारानी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है पर वहाँ पर राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है। अब इस चित्र के अंदर क्या क्या है, एक बार चित्र को खोलते हैं। हालांकि आशा करते हैं कि बोर्ड ये चित्र के माध्यम से वर्णन तो नहीं पूछेगा, फिर भी अपन ने यदि फ्रेडरिक सरियू ने चित्र बनाया है तो अपने को थोड़ा बहुत इस बारे में जान भी लेना चाहिए। इस चित्र के अंदर सबसे पहले आपको ये जो प्रतिमा दिख रही है वो प्रतिमा स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में महिलाओं की, अपन ने जब फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए लोगों द्वारा महिलाओं के चित्र बनाए गए थे। जैसे मैं बात करूं कि भारत के अंदर वैसा क्या किया गया, तो भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर फ्रांस के अंदर इस व्यक्ति फ्रेडरिक सरियू ने एक ऐसी प्रतिमा बनाई और उसने ऐसी कल्पना की। और ये कब बनाई थी, ये 1848 में उसने कल्पना की कि ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसके एक हाथ के अंदर स्वतंत्रता की मसाल है, दूसरे हाथ के अंदर, इसके हाथ में कुछ बुक दिख रही होगी आपको, वो लोगों के अधिकारों के घोषणा पत्र है, यानी कि लोगों को क्या क्या अधिकार होने चाहिए उसके घोषणा पत्र उसमें लिखे हुए हैं। आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके आगे 2 झंडे दिख रहे हैं इस प्रतिमा से जस्ट आगे की ओर। उस झंडे मुख्य रूप से वो अमेरिका का और स्विट्जरलैंड की है, क्योंकि वहाँ पर इस समय तक अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। सर आप कहोगे सर स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर ली थी, तो आपने क्लास 9th के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति अमेरिका के 13 कॉलोनियों के
वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा बढ़ गए थे। वो फ्रांसीसी क्रांति का काफ़ी लंबा चौड़ा मामला, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। इसमें स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया गया था। अच्छा, ये प्रतिमा के सामने कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, विध्वंसक चीज़ें पड़ी है, जिसके अंदर विखंडित कुछ मकानों के या कुछ किताबों के जो कुछ भी पड़ा है। ध्वस्त जो अवशेष पड़े हैं वो अवशेष ये बताते हैं कि जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसको उखाड़ करके हम लोगों ने फेंक दिया है। उसके जो कुछ भी अवशेष यहाँ पर पड़े हैं वो ये है। एक बार फिर बता दूं, ये जो चित्र है ये वास्तविक चित्र नहीं दर्शाता, ये केवल और केवल काल्पनिक चित्र दर्शाया गया। और इसी काल्पनिक चित्र के आधार पर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, वो हम आगे के चैप्टर में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आगे और शब्द लिखा है कल्पनादर्श या फिर यूटोपियो, यानी कि फ्रेडरिक सरियू ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, यूटोपियो माने, जिसको साकार होना कभी संभव नहीं है। इसने यहाँ पर देखिए ये लंबी चौड़ी लाइनें बनाई है, यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ से लगा करके यहाँ तक, मतलब लंबी चौड़ी लाइनें बनाई है। उसके पीछे ये कहा है कि इस प्रतिमा तक, ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को धीरे धीरे सभी लोग आगे से पार करते जाएंगे, मतलब इससे आगे जो चाहेंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे और गणतंत्र भी हो जाएंगे। परंतु ऐसा अभी तक तो संभव हुआ भी नहीं है। ये इससे लगभग अब तो 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी ऐसी संभावनाएं नहीं बन पा रही है। मूर्ति के आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। फ्रांस का झंडा प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। यानी कि मैं बात कर दूं कि फ्रांस की क्रांति यदि कब होगी तो सर आप कहोगे 1779 में 89 के आसपास हुई थी। और ये जो इसने चित्र बनाया है वो बनाया है 1848 के आसपास। और अभी भी फ्रांस के अंदर जैकोबिन क्लब की समस्याएं चल रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था, उसके बाद वापस से रूढ़िवादी आ गए थे, फिर उदारवादी आ गए थे। मतलब कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर उथल पुथल तो चल रही थी। और उसी उथल पुथल को दर्शाते हुए ये कहना चाहता है कि फ्रांस का ये जो झंडा है, ये वाला, ये अभी अभी यहाँ पर पहुँचा है। इससे पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और वहाँ पर इसमें लोकतंत्र स्थापित हो गया है। एक बार मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अच्छा, जिसको लगे कि सर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो वो स्लो कर लेना, और जिसको ये PDF नहीं दिखे वो अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लेना। और इसके बाद भी कुछ ऐसा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके अंदर चेंज करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। फिर इस झंडे के अंदर आगे क्या बताया गया है, फ्रांस के बाद जर्मनी आ गया, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया आ गया, फिर सिसिली आ गया, फिर लंबार्डी आ गया, पोलैंड, आयरलैंड, अंतिम रूप से ट्रेड यहाँ तक अपन पाएंगे तो यहाँ तक कौन आ रहा है, रूस आ रहा है यहाँ तक। यानी ये याद रखने वाली कोई विशेष चीज़ नहीं है, केवल इस चीज़ को समझना है कि इस चित्र के अंदर क्या दर्शाया हुआ है पूरी चीज़ें। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पीछे ये ऊपर की ओर मैं जहाँ गोला बना रहा हूँ वहाँ पर यहाँ यीशु मसीह को दर्शाया गया है। कुछ और भी परियां यहाँ पर दर्शाई गई है। लो ये आपके बाहर जा रहा है। तो इन्होंने दर्शाया गया है कि फ्रेडरिक सरियू ने इस बात को कहने का प्रयास की कि ये जो नीचे घटनाक्रम हो रहा है, जैसे एक एक देश स्वतंत्र होते जा रहे हैं, लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं, गणतंत्र बनते जा रहे हैं राजतंत्र से, तो इन सभी घटनाओं को ऊपर से संत, ईसा मसीह, भगवान, जो कुछ भी है वो देख रहे हैं ऊपर से, यानी उनके कहने पर ये सारी घटनाएं वहाँ पर हो रही है। स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अच्छा, ये जो छोटे वाले हैं ना, ये थोड़े आप खुद ही देख लेना, इसके अंदर कोई विशेष है नहीं। यूटोपिया तो मैंने वैसे ही बता दिया। ये निरंकुशवाद क्या होता है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो, यानी उस सत्ता को रोकने वाला कोई नहीं हो। यदि लोकतांत्रिक हो तो सरकार के ऊपर आप जबरदस्ती करोगे तो अगली बार लोग आपको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो आप सरकार नहीं बना पाए। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार इस पेज के अंदर मैं शॉर्ट नोट्स में आपको बता देता हूँ। हमने यूरोप के अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक सरियू नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1848 में चित्र बनाया। टोटल 4 चित्र बनाए, उसमें से एक चित्र का वर्णन अभी तक हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इस चित्र में एक प्रतिमा बनाई गई है, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, महिला के द्वारा बनाई गई है। उस महिला के एक हाथ में स्वतंत्रता की मशाल है तथा दूसरे हाथ के अंदर अधिकारों का घोषणा पत्र है।
उस प्रतिमा से आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के झंडे हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड अभी आज़ाद हो चुके हैं। उससे पीछे फ्रांस, जो कि प्रतिमा के जस्ट अभी आगे आया है, फिर जर्मनी, लंबार्डी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, और अंतिम में रूस खड़ा है। रूस तो अभी भी कहीं देखें तो युद्ध स्थितियाँ वहाँ पर चल रही है। अब तक हमने इस चित्र के माध्यम से जो कुछ भी उसने कल्पना की थी फ्रेडरिक सरियू ने, अब हम पढ़ेंगे कि ये कल्पना धीरे धीरे साकार कैसे हुई, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होने के बाद अब तक किस किस प्रकार से फलीभूत हुई और आगे बढ़ी। जिसको क्लियर नहीं दिखे फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लेना, या फिर अपनी बुक साथ में लेकर के बैठना। मैं केवल बुक से अंडरलाइन किए हुई चीज़ें ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई विशेष मेरे ऊपर ये तो नहीं है। हालांकि आप में से कोई ऐसा हो कि सर हम तो खुद ही पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आते, तभी तो आपको यूट्यूब खोलना पड़ता होगा। ये वाला जहाँ तक मुझे ध्यान में है मैं करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था। पहले तो राष्ट्रवाद क्या था, वो 19वीं सदी यानी कि लगभग 1850 के आसपास यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के अंदर पनपनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह से मानसिक और राजनीतिक जो ताकत लोगों को मिली, उसके अंदर पूरा परिवर्तन ला दिया पूरे यूरोप के अंदर। पहले यूरोप के अंदर क्या था, राजतांत्रिक व्यवस्था थी, बहुराष्ट्रीय वंशीय जो यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो वंश हुआ करते थे वो अलग अलग राष्ट्रों पर अलग अलग बिखरा हुआ था पूरा यूरोप में। केंद्रीय शक्ति थी। हमेशा यह तो पता ही होता है कि भाई जहाँ कहीं भी राजा होगा तो पूरी की पूरी ताकत या पावर किसके पास होती है, राजा के पास होती है। परंतु राजतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग प्रकार से नीचे की ओर बिखरी हुई पड़ी रहती है। लेकिन राष्ट्र राज्य न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकार नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना थी और इतिहास की विरासत की भावना थी। मतलब ये आपस में जुड़े हुए कैसे थे, इस बात को यदि समझे तो हम कह सकते हैं कि आपस में राजा के प्रति जो भावना थी उसके माध्यम से अपने इतिहास परंपराओं के माध्यम से लोग आपस में जुड़े हुए थे। परंतु ये इतिहास और परंपराएं लंबे समय तक नहीं थी, कुछ समय से ही पहले से शुरू हुई थी, तो ये लंबे समय तक इनको बांध करके भी नहीं रख पाई। परंतु ये जो साझेपन की भावना, जो साथ रहने की जो भावना थी, ये अनंत काल तक नहीं चली। लोगों द्वारा, जन संघर्षों द्वारा, नेताओं की संघर्ष द्वारा, आम लोगों की सरगर्मियों द्वारा, सरगर्मियों में अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रति, वहाँ के जमींदारों के प्रति, फ्यूडल्स के प्रति जो संघर्ष किया गया, उसकी बदौलत धीरे धीरे ये राजवंश के प्रति जो निष्ठा लोगों की थी ये टूट गई। आशा करता हूँ चीज़ें आपको यहाँ तक, पर यहाँ तक जो भी पढ़ा अपने काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसमें से पूछे जाने की संभावना केवल यहाँ से अब शुरू होगी। अब तक जो पढ़ा वो केवल समझने लायक चीज़ थी। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति आपने क्लास 9th में पढ़ी है। आशा करता हूँ कुछ याद होगा। एक बार मैं केवल कहानी को बताता हूँ, एक अलग पेज लेकर के। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी क्या नहीं थी, इस बारे में एकदम नॉर्मली कहानी के रूप में एक बार फिर बता देता हूँ, ताकि इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकें। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, केवल इसको समझना है। यहाँ पर फ्रांस के अंदर एक राजवंश हुआ करता था जिसको नाम था बुर्गो राजवंश। और बुर्गो राजवंश का लुई 16वां वहाँ पर क्या रहता था, राजा हुआ करता था। बेचारे की अभी अभी शादी हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। जिस किसी की भी शादी शुरुआती दिनों में होती है तो फिर लोगों पर ध्यान नहीं दिया करते, वो घर में वगैरह भी ध्यान नहीं देते, तो राजा कब ध्यान देता। तो राजा ने जनता पर ध्यान दिया नहीं। राजा ने जब जनता पर ध्यान नहीं दिया तो जनता पर क्या हो गए, टैक्स बढ़ने शुरू हो गए थे। बंदा अपनी रानी के साथ वहाँ मस्त, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो धीरे धीरे ये हुआ कि
इस समय वहाँ पर अमेरिका के अंदर 13 जो कॉलोनियाँ थी, उस कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो फ्रांस ने सहायता की, तो भाई सेना भेजे, तो सेना को क्या देना पड़ जाए, पैसे देने पड़े, सैलरी देने पड़े, और सैलरी के लिए पैसे कहाँ से, लोगों के पास से आए। तो उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिए लोगों पर। बुर्बो राजवंश के लुई 16वें ने, राजा ने अपनी जनता के ऊपर क्या बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिया। जब कर बढ़ा दिया तो लोगों ने कहा हमारे फ्रांस के ऊपर तो वैसे ही पड़ा है। वहाँ की जो मुद्रा हुआ करती थी उसको कहा जाता था लिब्रे। उन्होंने कहा हमारे ऊपर है ना टोटल अब तक है ना 12 करोड़ लिब्रे का कर हो, मतलब एक तरह का हो चुका है, ऋण हो चुका है, और पहले से ही हालत खराब हो रही है। आप अब जैसे क्यों व्यवस्थाएं कर रहे हो, कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि हम सहायता करें ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर जा करके। पहले घर की स्थितियाँ तो खराब होती जा रही है। वहाँ पर जब ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई तो राजा ने फिर से टैक्स बढ़ाए। टैक्स बढ़ाने के लिए फिर जमींदारों के पास गए, पर वहाँ एक और समस्या थी कि यदि आपको टैक्स बढ़ाने हैं ना, और वो टैक्स यदि सीधे जनता पर लागू करने हैं, तो लागू करने के लिए आपको एक बैठक करनी होगी जिसे जनरल स्टेट कहा जाता था। उस बैठक, तो वो जो कर बढ़ाने की सबसे पहली परंपरा हुई थी वो हुई थी 1664 के आसपास। उसके बाद वो ऐसी कोई बैठक वापस नहीं हो पाई। राजा ने कहा ठीक है बुलाई जाए। राजा ने 5 मई 1789 को पेरिस के अंदर उन्होंने एक बैठक बुलाई, और उस बैठक के अंदर ये कहा कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। वैसे आपको पता होगा कि उसमें फ्रांस के अंदर 3 स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कर जो देने वाले लोग होते थे वो थर्ड देते थे, फर्स्ट पादरी वर्ग नहीं देता था, और कुलीन वर्ग भी टैक्स नहीं दे रहे थे। तो उस बैठक में खूब सारी घटनाक्रम हुए। टोटल 1200 लोग आए, 300, 301 और 601। और उस लोगों की उस बैठक में से 2 लोग ऐसे थे, एक का नाम सियो आबे था, और एक का नाम सियरो, और एक का नाम आबे, दोनों ही अलग अलग व्यक्ति थे। तो वो वहाँ से निकल के आए और उन्होंने कहा कि हम क्यों टैक्स बढ़ाएं। फिर उन्होंने बाहर आकर के नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी, और नेशनल असेंबली के माध्यम से अलग अलग प्रकार के वो लोग परिवर्तन करने लगे। हालांकि क्लास 9th के है, फिर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाना चाहिए कि भाई फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। आशा करता हूँ कि आपको फ्रांसीसी क्रांति समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने प्रकट होना। ये थोड़ा सा शब्द जहाँ पर जो कुछ भी आएंगे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया करूँगा। 1789 में फ्रांस क्रांति के साथ हुई, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई अभिव्यक्ति, यानी राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना सबसे पहले प्रकट हुई यूरोप में, वो कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी एक बार बोलना अपने साथ साथ। 1789 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। क्यों हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ वो हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें संप्रभुता यानी कि एक तरह की सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जब हुई, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो क्रांति के समय जो पावर थी, सत्ता किसके पास थी? पावर राजा के पास थी। राजा वहाँ कौन था? लुई 16 था, उसके पास सत्ता थी। लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति की तो क्रांति की वजह से पावर ट्रांसफर किसके पास हो गई? सत्ता, यानी गवर्नमेंट अब किसकी बन गई? अब लोगों के द्वारा चुनी गई वहाँ पर एक सरकार बन गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों को राष्ट्र का गठन होगा, यानी क्रांति ने ये घोषणा कर दी, क्रांति के अंदर रहने वाले लोगों ने घोषणा कर दी कि अब राष्ट्र का गठन करने का काम राजा नहीं करेंगे, लोग वहाँ के करेंगे। फिर फ्रांसीसी लोगों ने साथ ही साथ ये भी किया कि सभी लोगों को सामूहिक भावना पैदा की जानी चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पर पे सभी लोग, फ्रांस के लोग एक साथ काम करें। तो उन्होंने इस भावना के लिए क्या किया कि पितृभूमि और नागरिकता की बात की। उन्होंने कहा कि फ्रांस हमारे पूर्वजों का है, हमारे पिताओं का है। पितृभूमि यानी ये भूमि है जिस पर हम रहते हैं फ्रांस की, वो हमारे लोगों की है, इसीलिए इस पर शासन करने का काम हम लोग किया करेंगे, हम लोग सभी यहाँ पर रहेंगे। दूसरी उन्होंने एक और कोड पकड़ा, वहाँ से नागरिकता। उन्होंने कहा हम सभी फ्रांस के नागरिक हैं, हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम राष्ट्र का निर्माण करें या राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। जबकि राजा उस समय क्या था, मैंने अभी पहले बताया कि राजा बेचारे की नई नई शादी हो रखी थी, उसकी वजह से सारा बिगड़ा वहाँ पर हुआ था। आप कहोगे सर आपको कैसे पता था? आप ही की 9th की बुक खोलना, उसमें पहले ही चैप्टर में कुछ लिखा होगा, उसमें देख लेना। और लोगों ने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने संयुक्त समुदाय के बल पर विचार देने के लिए उन्होंने एक फ्रांस का नया तिरंगा झंडा अपनाया। जैसा कि अपन ने अभी फर्स्ट पेज के अंदर देखा था, उस फोटो के अंदर देखना, जो
प्रतिमा खड़ी है, जो मूर्ति खड़ी है, उसके जस्ट आगे जो तिरंगा झंडा है, वो भी आप कहोगे सर इंडिया का तिरंगा है, फ्रांस का कहाँ तिरंगा है? तो फ्रांस का भी तिरंगा है भाई, आज भी तिरंगा है ना, ध्यान रख के देख लेना। और क्या क्या अभी मैंने बन रहा है कि जनरल स्टेट थी, उसका पहले चुनाव न होकर के सीधे सीधे वो जमींदार लोग आया करते थे, या फिर उसके अंदर लोग किसको भाग लेने का अधिकार नहीं था, कि मजदूरों को भाग लेने का अधिकार नहीं था, किसानों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब का ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनरल स्टेट है ना, उसके स्थान पर अब हम नेशनल असेंबली को बनाएंगे। फिर उन्होंने वहाँ पर एक नई गाने स्तुतियाँ यानी गाने बनाने शुरू कर दिए थे, शपथ लेनी शुरू कर दी कि भाई हम राष्ट्र के प्रति ये शपथ लेते हैं कि हम राष्ट्र का हमारा जो भी कर्तव्य होगा उसका पालन करेंगे। और उन्होंने क्या किया, आज भी हम करते हैं, शहीदों का गुणगान करते हैं। तो उन फ्रांसीसी लोगों ने भी, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय शहीद हो गए थे या हो रहे थे, उन लोगों का गुणगान करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये सब पूरा घटनाक्रम एक केवल फ्रांस राष्ट्र के नाम पर हुआ कि हम केवल ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, ये फ्रांस के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। पहले प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास थी? राजा के पास थी। आजकल केंद्रीय व्यवस्था किसने लागू की है? लोगों द्वारा लागू की गई। उन्होंने और क्या किया, आयात और निर्यात जो शुल्क होता है, यानी कि यदि आप फ्रांस के अंदर कोई सामान लाओगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, कर लगेगा। यदि सामान कोई बाहर बेचोगे तो टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, इसको बदला जाना चाहिए ताकि हम क्या करें, इस काम को अच्छे से करते रहें। और क्या किया उन्होंने, भार और नापने की जो एक समान व्यवस्था लागू की। नहीं तो क्या होगी समस्या, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि भार और नाप की व्यवस्था यदि अलग अलग होती है तो क्या समस्या होगी। यदि आयात और निर्यात का ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्र की भावना पनपन, जो कुछ भी स्थानीय बोलियाँ थी, जैसे कि अपने भारत में भी कई स्थानीय बोलियाँ हैं, तो फ्रांस में भी ऐसी स्थानीय बोली, उन लोगों को उन्होंने हतोत्साहित किया, मतलब बोलना छोड़ना प्रारंभ किया धीरे धीरे उन नेताओं लोगों ने, क्रांतिकारियों ने। और जो फ्रांस की भाषा है, जिसे फ्रेंच कहा जाता है, उसको बोलना शुरू किया। उसको पूरे राष्ट्र की भाषा मानना उन लोगों ने वहाँ पर शुरू किया था। तो अब तक आपने देखा कि फ्रांसीसी घटना के अंदर क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की वजह से सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के बाद उन लोगों ने क्या किया, इस वजह से लोगों की सामाजिक, राजनीतिक या फिर मैं कहूँ मानसिक जगत के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया था। वहाँ के लोगों से जो पावर जो थी, राजा के पास सत्ता थी, वो अब लोगों के पास आ गई थी। नए राष्ट्र के गठन हो गए थे। लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए लोगों ने वहाँ पर पितृभूमि और नागरिकता जैसी भावनाओं को वहाँ पर उन्होंने प्रबल किया। संविधान में सभी के लिए समान अधिकार देने का उन्होंने काम किया। फ्रांसीसी झंडा उन लोगों ने बनाया, नए गीत बनाने शुरू कर दिए थे, शपथ लेनी शुरू कर दी थी, शहीदों को गुणगान करना उन्होंने शुरू कर दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था, आयात निर्यात कर उन्होंने समाप्त कर दिए थे, सभी के लिए समान कानून उन्होंने बनाने का प्रयास किया था। और उन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसी भाषा को उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम उन्होंने किया था। यानी कहीं न कहीं ये जो सारा घटनाक्रम जो राष्ट्रवाद की भावना की पृष्ठभूमि बनता जा रहा है, वो फ्रांसीसी क्रांति से उद्भव हुआ था। फिर फ्रांसीसी क्रांति करने वाले लोगों ने ये घोषणा की कि ये फ्रांस का सौभाग्य है या भाग्य है कि हम पूरे यूरोप को राजतंत्र से मुक्त कराएंगे। निरंकुश जो शासन व्यवस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, जिस शासन व्यवस्था को कोई रोकने वाला नहीं है, उसको हटाने का काम करने का सौभाग्य हमें मिला है, फ्रांसीसी लोगों को मिला है। ये जो फ्रांसीसी घटनाक्रम हुआ, धीरे धीरे ये घटनाक्रम पूरे यूरोप के अंदर फैलना शुरू हो गया था। वहाँ जहाँ जहाँ भी ये पहुँचा, जहाँ पर जो स्टूडेंट थे, शिक्षित मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग यानी जिसके पास एजुकेशन है, पैसे भी हाई लेवल नहीं, जो अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर सके, उसको कहा जाता है मध्यम वर्ग। और आपको पता होगा कि जैकोबिन क्लब फ्रांस में सबसे पहले लोगों द्वारा बनाए गए थे, पुरुषों द्वारा बनाए गए थे, बाद में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। युद्ध के समय, नेपोलियन के युद्धों के समय और उससे पहले 1792 के आसपास पूरे जैकोबिन क्लब को एक तरह की महिलाओं के हाथ में ही आ गया था। तो इस समय फ्रांस में शुरू हुआ ये जैकोबिन क्लब, धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर बनना शुरू हो गया था। फिर पूरे यूरोप के अंदर जैकोबिन क्लब ने जहाँ जहाँ भी ये काम किया कि फ्रांस के अंदर भाई ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना हो रही है, वहाँ राजा को हटा दिया है, तथा अब वहाँ प्रशासन कौन करेगा, लोग करेंगे। तो अन्य देशों में जहाँ कहीं भी ये पहुँचा, उन लोगों को लगा कि एक तरीके से जो शासन व्यवस्था फ्रांस में है, हमें भी ऐसी स्थापित करनी चाहिए। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध आरंभ करने शुरू कर दिए थे, तो
नेपोलियन बोनापार्ट के लिए अलग से एक तरह का रास्ता शुरू हो गया था, रास्ता बना दिया, क्योंकि जहाँ कहीं भी नेपोलियन बोनापार्ट जाता, जैसे मैं कहूँ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जहाँ कहीं भी सेना घुसती तो ये दुश्मन देश की किसी की आक्रमण करे तो लोग वहाँ विरोध करते, परंतु यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आती तो उसका स्वागत करते कि भाई ये नेपोलियन बोनापार्ट हमारे पास आया है, हमारे देश में आया, इसका मतलब यहाँ भी ऐसे परिवर्तन होंगे, हम भी सुखी से रहेंगे, राजा यहाँ से हट जाएगा। तो सबसे पहले कौन गया? जैकोबिन क्लब गया, क्या लेकर के? राष्ट्रवाद की भावना लेकर के। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट युद्धों के माध्यम से जहाँ कहीं भी युद्ध करने, सेना जहाँ कहीं भी थी वो राष्ट्रवाद की भावना लेकर के साथ में गई थी। ऐसे करते हुए लगभग उसने आधे से ज़्यादा यूरोप पर नियंत्रण कर लिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये लोग मानते भी थे कि शुरुआत के अंदर फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। आपको क्लास 9th में याद होगा, वापस इस घटनाक्रम को मैं वापस बताता हूँ कि राजा हटने के बाद जैकोबिन क्लब ने शासन कर दिया था। जैकोबिन क्लब को हटाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक हुआ करता था जो लगभग 1814 तक शासन करता है। उसके बाद वियना संधि के साथ उस बेचारे को वहाँ से हटा लिया जाता है। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे खूब सारे अच्छे काम किए थे। उसने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर, प्रशासनिक माने क्षेत्र का माने ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक से चल, जो अधिकारियों की व्यवस्था थी उसको एक सीक्वेंस के साथ उन्होंने बिठाया। इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रशासनिक तंत्र था वो एकदम कुशल हो गया, यानी ठीक से काम कर रहा था। मतलब लोग जाते तो उनका ठीक ठाक काम हो जाया करता था वहाँ पर। ये सब व्यवस्था कैसे परिवर्तन हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने आने के बाद 1804 के अंदर एक संहिता लाया, एक नियमों की एक ऐसी श्रृंखला लाया जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता था। उसने क्या कि जन्म के आधार पर, उस संहिता के आधार पर सबसे पहले उसने काम किया कि जन्म आधारित जो शासन व्यवस्था है उसको खत्म किया जाना चाहिए। यानी कोई अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बने, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जन्म आधार पर सारी व्यवस्था उसने खत्म कर दी। उसने क्या किया? कानून के समक्ष सभी को बराबर रखा, यानी कानून के लिए क्या है? सभी बराबर है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस व्यक्ति ने वहाँ पर क्या किया? इस नेपोलियन संहिता के अंदर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, यानी जिसकी जो संपत्ति है वो उसी की रहेगी। सरकार यदि रजिस्टर कर देगी भाई इसके पास इतने पैसे हैं तो वो उसी के रहेंगे, पर पहले ही व्यवस्था नहीं थी। उसने अब तक कितने काम कर लिए? सबसे पहले उसने कहा जन्म आधारित जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, कानून के सामने सभी बराबर हो, संपत्ति का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया, यानी जिसकी जो संपत्ति है वो ठीक से चली। ये फ्रांस में तो लागू किया ही गई थी, ये जो नेपोलियन संहिता थी। फ्रांस के साथ साथ इसने जो जीत लिया था, जो एरिया जो फ्रांस के अधीन आया करता था प्रशासनिक आधार पर, वहाँ पर भी ये लागू किया। उसके अंदर कौन कौन थे? स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और डच गणराज्य आया करते थे। वहाँ पर इस व्यक्ति ने नेपोलियन व्यवस्था को लागू किया और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से सब काम किया। फिर इस बंदे ने वहाँ पर क्या किया? सामंती व्यवस्था जी खत्म कर दी। जो फ्यूडल लॉर्ड्स की जो व्यवस्था थी, जैसे सामंत क्या होते थे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ साइड में। सामंत माने जैसे कि ये पूरा स्टेट है, इस स्टेट की इतनी शासन व्यवस्था एक सामंत संभालेगा, इतनी शासन व्यवस्था एक सामंत संभालेगा, यहाँ पर एक और दूसरा हो, ऐसे व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कभी कभी क्या होता कि यहाँ पर जैसे ये अपने साथ सेना रखते, ये भी अपने साथ सेना, ये भी, ये मान लीजिए केंद्र है, यानी ये राजा यहाँ पर बैठता है। जब भी राजा को आवश्यकता होती है तो ये थोड़ी सेना ये लेके आएगा, थोड़ी ये लेके आएगा, थोड़ी, यानी जिसके पास जितनी सेना की व्यवस्था है वो लेकर के आएंगे, फिर राजा के पास व्यवस्था करेंगे। ये होती थी सामंत व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये सामंत व्यवस्था नहीं चलेगी, इसको खत्म किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं आगे उस नेपोलियन बोनापार्ट ने और ऐसे क्या काम किए। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप एक काम करिए, या तो पेंसिल लेकर के बैठिए, अपनी बुक में अंडरलाइन करिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आपको दी, ताकि आपको एग्जाम के टाइम फटाफट रिवाइज करने में, रिवीजन करने में, वापस याद करने में फटाफट याद कर सको, सहूलियत रही उसके अंदर। नेपोलियन बोनापार्ट ने और क्या काम किया? उन्हें भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। भू दासत्व का मतलब होता था कि खेती करने के लिए दासों को पकड़ पकड़ के वहाँ पर रखा जाता था, और जागीरदारी शुल्क का मतलब होता था कि
जागीरदार, जो जागीरदार होता था, जैसा कि मैंने अभी बताया, जागीरदार और सामंत एक ही व्यवस्था होती है लगभग। ये मान लीजिए पूरा स्टेट है, यहाँ पर कोई जागीरदार रहता है तो उसको पहले बेचारा को, ये किसान रहता है छोटा सा, ये पहले इस जागीरदार को दे, ये जागीरदार फिर राजा को टैक्स दे। ये टैक्स बहुत भारी पड़ जाया करता था लोगों के ऊपर। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या सुधार किए? उस व्यक्ति ने यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। उसने कहा कि ठीक से चलना, मान लीजिए क्या होता था कि पहले यदि आप कहीं से यातायात लेकर के चल रहे हो तो लूटपाट हो जाया करती थी सामान के साथ भी। तार व्यवस्था, इधर से उधर डाक ठीक से उनकी पहुंचा नहीं करती थी, तो ये व्यवस्था उसने ठीक करने का काम किया। उसने कारीगरों के संघों पर नियंत्रण हटा दिए। ये जो पॉइंट है ना, ये समझने लायक चीज़ है। यहाँ पर कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि पहले जहाँ कहीं भी कारीगर होते थे उनकी अलग अलग श्रेणियाँ बना रखी थी, गुट बना रखे थे, समूह बना रखे थे। उन पर कंट्रोल किसका होता था? जागीरदारों, सामंतों या राजा का कंट्रोल हुआ करता था। उसको उसने हटा दिया और उसने कहा ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, जिस कारीगर को जो काम करना होता है वो करिए। फिर उसने वहाँ पर और क्या कर दिया था? किसानों, कारीगरों, मजदूरों एवं उद्योगपतियों की नई नई आज़ादी मिली थी। हाँ, ये तो सही बात है। हमने देखा कि भाई राजा लुई 16वें से सबको मुक्ति मिल गई थी, तो अब क्या हुआ? मुख्य रूप से कारीगरों, ये जो कुछ भी लगे, इनको नई नई आज़ादी लगी थी। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले उत्पादक ये समझने लगे कि कानून एक समान है तो ये सभी के लिए। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं इसको समराइज करके आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुना। हमने पहले वाला मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है कि 1789 के आस फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया था। बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट आ गए तो नेपोलियन बोनापार्ट की एक संहिता हुई। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में एक अलग से नियमों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर आया जिसको नेपोलियन संहिता कहा जाने लगा। उसने जन्म आधारित जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया था। जमींदारी और बुर्जुआ व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया था। कानून के सबक सभी को सम्मान कर दिया था। संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित कर दिया था। और ये व्यवस्था उसने नेपाल के साथ साथ वहाँ सभी स्थानों पर लागू की जो फ्रांस के अधीन आया करते थे। जब ये नई नई आज़ादी मिल गई थी तो इस आज़ादी का फ़ायदा कौन लोग उठा रहे थे? जो उद्योगपति, किसान, मजदूर सभी लोग उठा रहे थे। उनको एक बार तो लगा कि ये आज़ादी ठीक है, हमारे लिए आई है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं। परंतु ये आज़ादी पुरानी वाली आज़ादी से ज़्यादा महंगी इसीलिए पड़ रही थी कि लोगों के पास सेंसरशिप आ गई, बहुत महंगी कर दी थी इसने। टैक्स नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बढ़ा दिए थे। बढ़ाने के पीछे कारण भी था कि यदि टैक्स नहीं बढ़ाएगा बंदा तो वहाँ पर चला कैसे पाएगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का आधा से ज़्यादा जीवन अपन पढ़ेंगे युद्धों के अंदर चला गया। और युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए ना। तो पैसों के लिए उस बंदे ने वहाँ पर खूब सारे टैक्स बढ़ा दिए। चलो किताब में क्या लिखा हुआ एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नई नई आज़ादी, मानक भार एवं नाप तोल, राष्ट्रीय मुद्रा, एक इलाके से दूसरे इलाके वस्तु पूंजी आवागमन में सहूलियत रही। छोड़ो एकदम फर्जी, मैं बताता हूँ इसमें क्या। जब नई नई आज़ादी मिली तो अपन ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी को एक किया, तो नाप तोल भार व्यवस्था थी वो एक हो गई थी। उसकी समस्या थोड़ी सी जटिल है, पर मैं आगे वाले पार्ट में बता दूँ, वहाँ समझ में आ जाएगी। यदि मैं यहाँ इसको अलग से बताऊँगा तो वहाँ डुप्लीकेशन हो जाएगा इसका। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर मिली जुली प्रतिक्रिया थी। ये जो लिखा है पॉइंट है ये, यानी जहाँ कहीं भी नेपोलियन बोनापार्ट ने दूसरे इलाके जीते थे वहाँ पर एक बार तो ठीक ठाक चल रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट आया, अच्छी बात है, हम भी फ्रांस की तरह आज़ाद हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ शहर थे, ब्रुसेल्स, मेज, मिलान व वारसा। फ्रांसीसी सेनाओं को एक तोहफे के तौर पर देखा गया कि फ्रांसीसी सेना हमारे यहाँ आई है, इसका मतलब है कि हम जिस प्रकार से फ्रांस ने राजा को उखाड़ फेंका, हम भी राजतंत्र को खत्म करेंगे, हमारे पास भी नई शासन व्यवस्था आएगी, अच्छे से उद्योग कर पाएंगे। परंतु इसके साथ बहुत समस्या यहाँ पर हो गई। ये जो पॉइंट लिखे इसको थोड़ा सा आप ही अंडरलाइन कर लेना कि वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कर बढ़ा दिए, सेंसरशिप बढ़ा दी, और बाकी यूरोप में जहाँ कहीं भी युद्ध करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है तो फ्रांसीसी सेना के अंदर ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती किया जा रहा था। और आपके घर से भी मान लो, अनुमान लगाइए, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ करके ले जाए तो आप ले जाने देंगे क्या सेना में? नहीं ले जाने देंगे। ठीक उसी प्रकार
ये व्यवस्था वहाँ पर हुई थी कि लोगों व्यापार कर पा रहे थे, परंतु समस्या ये आ गई थी कि कर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग दे नहीं पा रहे थे। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर आया सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी है, उसको आपको पब्लिक करवाना है, तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को कहा जाता है सेंसरशिप। यानी आपने जो कुछ भी लिखा है, चाहे अखबार लिखे हैं, आप अखबार प्रकाशित कर रहे हैं, किताब प्रकाशित कर रहे हैं, एनी हाउ जो कुछ भी का केवल पढ़ने के लिए, स्टडी से रिलेटेड हो, उसके लिए सेंसरशिप लगा करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से लोगों के पास कहा कि आज़ादी तो मिली है, पर आज़ादी के साथ ये जो पैसे देने वाला ज़बरदस्ती मामला मिला है, ये हमारी हालत ख़राब कर रहा है, कमर तोड़ रहा है।